हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सीसेट 2025 के क्वेश्चंस को। अभी तक हम इसके रिगार्डिंग 3 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा चौथा पार्ट होगा। मैंने वीडियोस को टुकड़े में इसलिए बनाया है ताकि बच्चे पेशेंसली सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ कर सके, रिव्यू कर सके कि जो उन्होंने अटेम्प्ट करा है वो उनका सही अटेम्प्ट हुआ है या कोई सिली मिस्टेक्स उनसे हो गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक संख्या है जो कि 3 डिजिट है, मतलब 3 अंकीय संख्या है, और कैसी संख्या है जिनके तीनों अंक आपस में समान है। मतलब अगर मैं पी की वैल्यू क्यू 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 जैसा क्वेश्चन कहा है, अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूं तो या तो ये नंबर 1 1 1 हो सकता है, या तो ये संख्या 2 2 2 हो सकती है। ऐसे करके मैक्स टू मैक्स ये संख्या 9 9 9 हो सकती है, क्योंकि अंकों की बात है तो मैक्सिमम आप 9 एज अ अंक यूज कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि आपको उनका महत्तम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किसका? पी और 481 का। आपको पी और 481 का एचसीएफ निकालना है। तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 9 कंडीशन एज्यूम करेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बात आप कहीं पे नोट कर लीजिए, अगर कोई संख्या क्यू 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 इस प्रकार से 3 अंकीय संख्या है तो ये संख्या हमेशा 3 और 37 से विभाज्य होती है। 3 और 37 से क्या होती है? विभाज्य होती है। ठीक है, यानी कि ये संख्या 3 से भी डिविजिबल होगा और 37 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी डिविजिबल होगा और 37 से भी डिविजिबल होगा। अब बात समझना मेरी, अगर ये संख्या 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 13 तो ऑप्शन से हटा दो, ये तो होगा ही नहीं। 1 और 13 तो ऑप्शन से हटा दो, 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है सारे संख्या का, लेकिन ऑलरेडी मुझे 37 एज अ कॉमन मिल चुका है। अब एक डाउट है कि क्या आंसर 481 हो सकता है? तो जरा मुझे खुद सोच के बताओ, एनालाइज करके बताओ, क्या आप पी को 481 मान सकते हैं? क्योंकि पी को अगर 481 मांगेंगे और दूसरी संख्या 481 होगी तभी संभव है कि आपका जो एचसीएफ है, महत्तम है, वो 481 आएगा। ठीक है, तो भाई ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहा है कि पी एक ऐसी संख्या है जिसके तीनों अंकों का मान समान है। तो यहां पे 481 क्यू 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 एज्यूम नहीं हो सकता, ये क्यू आर एस हो जाएगा, क्योंकि तीनों मान अलग अलग हैं। तो अगर आपको तीनों मान एक जैसा रखना है तो वो संभव या तो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 करके है। तो ऐसे में एक ही कंडीशन पॉसिबल है, वो आपका कौन है? 37 पॉसिबल है। कौन पॉसिबल है? 37 पॉसिबल है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या है तो बताइए। कोई भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट है कि हाँ सर क्या इसमें और कुछ चेंजेस कर सकते हैं? इसमें और कोई संभव नहीं है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन है जहां पे कहा जा रहा है 1 का पावर n प्लस 2 का पावर n। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को, ठीक है, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 4 से विभाज्य करूं तो मुझे जो शेषफल मिलेगा वो कितने डिफरेंट टाइप्स के मिल सकते हैं? ठीक है, चलिए एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पे n को एक नेचुरल नंबर कहा है, मतलब प्राकृतिक संख्या कहा है, तो मतलब n का जो एजम्पशन होगा वो 1 से रख के कर सकते हैं और 0 से नहीं रखेंगे। ठीक है, देखो अगर मैं इसकी वैल्यू 1 मानता हूं तो 1 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 1 अपॉन में कितना? 4। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 3/4। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहां से शेषफल की 3। ठीक है, अगर मैं इसको 1 स्क्वायर, इसको 2 स्क्वायर यहां से सॉल्व करूं बेटा तो ये हो जाएगा 5/4। यहां पे शेषफल का मान कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं इसको 1 का क्यूब और 2 का क्यूब सॉल्व करूं, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये 9/4। यहां से शेषफल कितना हो जाएगा? 1। इसके आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, मैं रीजन आपको बता देता हूं। देखो अगर आप अच्छे से देखो तो इस क्वेश्चन में 2 एक्सप्रेशन है, 2 पार्ट है। 1 का पावर n है और 2 का पावर n है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जैसे ही ये मान, ये n की वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होती है, जैसे ही ये मान 2 या 2 से ज्यादा होगी, ठीक है, तो देखना ये वाला पोर्शन हमेशा 4 का डिविजिबल होगा। ये वाला पोर्शन हमेशा 4 का डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबल अगर ये हुआ, ठीक है, तो यहां से तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यहां से शेषफल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और सभी को पता है कि 1 का पावर आप कोई भी प्राकृतिक संख्या एज्यूम करोगे वो हमेशा 1 होगा। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का जब मान n का मान जैसे ही 2 या 2 के बराबर या 2 से ज्यादा होगा, हमेशा आपका शेषफल का मान कितना आने वाला है? 1 आने वाला है। ठीक है, मात्र एक ही ऐसा कंडीशन था जहां पे 3 आया था, जब आपकी n की वैल्यू क्या थी? 1 थी। ठीक है, यानी कि इसमें 2 टाइप के शेषफल आ सकते हैं, या तो 3 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सीरीज दी गई है, एक श्रृंखला दिया गया है 1, 3, 6, 11, 18 और 42, बीच में एक्स है, एक्स की वैल्यू मान निकालना है अपन को। देखो अगर आप देखेंगे बच्चा तो इन संख्या जो ये श्रृंखला दी गई है इनका अगर हम अंतर निकालते हैं, दो लगातार संख्याओं का अंतर निकालेंगे तो जो संख्या मुझे मिल रही है, पहले वाले में 2 मिला, फिर मुझे 3 मिलेगा, फिर मुझे 5 मिला, यहाँ पे मुझे 7 मिला। आगे बढ़ने से पहले देखिए ये जो संख्या मिल रही है अंतर के तौर पे, ये सारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कैसी संख्याओं को कहते हैं? वैसी संख्या जिनके 2 फैक्टर हो सकते हैं, या तो वो 1 से डिविजिबल होगा या वो खुद से डिविजिबल होगा। तो आप सभी को पता है 7 के बाद जो अगला अभाज्य आएगा वो 11 आएगा। तो इन दोनों को जो 11 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 29। मतलब एक्स का मान 29 संभव है। ऐसा नहीं कि तुरंत टिक लगा देंगे, जस्टिफाई करेंगे। 11 के बाद अगला अभाज्य कौन आता है? 13। अगर मैं 29 में 13 जोड़ता हूं तो 42 आ रहा है। मतलब जो मैंने एजम्पशन किया है वो एजम्पशन सही है। मतलब एक्स का मान कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका? 29 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है और इस साल देखा गया है 2 क्वेश्चन आई थिंक टाइम एंड वर्क से आए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए जरा। क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक किसी निश्चित कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, एक्स जो है वो किसी भी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में पूरा करता है। अब यहां पे एक बात समझना, जब भी कभी आपके पास दिया हुआ कार्य भिन्न में हो कि भाई इतना जो कार्य है किसी भिन्न पार्ट में दिया है, उसको करने के लिए आपके पास कोई डेट दिया हो तो टोटल कार्य निकालने के लिए क्या करना, आप इसको पलट दो और दिए हुए जो मान है दिन का उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मैं इसको 6 गुना 3/1 लिख सकता हूं। मतलब यहां से मान कितना आ जाएगा? 18। मतलब एक्स पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। तो जरा मैं इसको रफ कर दूं अब, तो मैं ताकि डायरेक्ट लिख सकूं। ठीक है, तो एक्स कितने दिन में करेगा? 18 दिन में करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि y उसी कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो y जो है वो 1/3 भाग 8 दिन में करता है। मतलब ये टोटल 24 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। ठीक है, और z उसी कार्य को 3/4 12 दिन में करता है। और जो z है इसका 3/4 पार्ट कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। मतलब ये टोटल 16 दिन में करेगा। ठीक है, तो मैं जरा इसको थोड़ा सिंक्रोनाइज कर लूं शॉर्ट में। x 18 दिन, y 24 दिन और z 16 दिन। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन ये कहता है वे सभी मिलकर n दिनों तक कार्य करते हैं तथा फिर x और z काम छोड़ देते हैं और बचे हुए कार्य को y कितने दिन में कर रहा है? 8 होल 2/3 डेज में पूरा करता है। तो बताइए n का मान कितना होगा? अब समझना एक बात को, सबसे पहले कभी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि कुल कार्य कितना होगा और उसके लिए आपको क्या निकालना है? एलसीएम यानी कि लघुत्तम निकालना है। अगर 18, 24, 16 का लघुत्तम निकालेंगे तो 144 आएगा। तो मतलब अगर 144 कुल कार्य है तो 18 दिन में, मतलब एक दिन में उसने कितना काम किया है? 8 यूनिट पर डे। ये कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट पर डे। और ये कितना काम कर रहा है? 9 यूनिट पर डे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये कहता है कि बचे हुए कार्य को जो y है, मैं यहां पे अंडरलाइन कर दूं, बचे हुए कार्य को जो y है वो 8 होल 2/3 डेज में कंप्लीट करता है। तो जरा देखो y एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? वो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 6 यूनिट काम कर रहा है। तो 8 होल 2/3, इसको जरा अगर मैं कन्वर्ट कर लूं तो 8 या 24 तो 26, 26/3 दिन में वो कितना कार्य करेगा? तो 6 गुना 26/3, 2 से कैंसिल कर लीजिए। यानी कि उसने अकेले 52 यूनिट काम किया है। कितना काम किया है? 52 यूनिट। और सभी को पता है कुल कार्य कितना था? 144। तो शेष कार्य कितना बचा हमारे पास जो इन तीनों ने मिलकर करा होगा? वो होगा 144 माइनस 52। मतलब कि 92 यूनिट कार्य इन तीनों ने मिलकर करा था। और ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 8, 6, 14, 14, 9, 23, 23 यूनिट पर डे। एक दिन में ये तीनों मिलकर 23 यूनिट काम करते हैं। तो 92/23 अगर 23 के रफ्तार से काम करेंगे तो 4 दिन में कार्य क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा? 4 दिन में। मतलब n का मान कितना होगा? 4 होगा। ठीक है,
क्वेश्चन को वापस से देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कहना ये चाह रहा था कि x किसी कार्य का 1/3 भाग 6 दिन में करता है, जिसको मैंने बोला कि इसको पलट दीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, पूरा कार्य निकल जाएगा। ठीक है, कि x 18 दिन काम करता है, उसी प्रकार y 24 दिन में कोई काम करता है और z उसी कार्य को 16 दिन में करता है। कभी भी कार्य के ऊपर क्वेश्चन होगा और जब आपको ये दिखता है कि उनकी इफिशियंसी अलग अलग है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग अलग डेज दिया हुआ है, उस कंडीशन में क्या कीजिए, आप उनका लघुत्तम ले लीजिए एलसीएम, जो कि कुल कार्य के बराबर होगा। फिर हमने अगर वो 144 कार्य कुल है, अब वो 18 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना क्या होगा, 8 यूनिट, y 6 यूनिट और z 9 यूनिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया था कि y अकेले 8 होल 2/3 दिन में बचा हुआ कार्य करता है। तो अगर वो एक दिन में 6 यूनिट कार्य करता है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 26/3 दिन में कितना काम करेगा, 52 यूनिट। यानी ये काम तो उसने अकेले करा है, उससे पहले तो तीनों ने मिलकर करा था। तो कार्य था कितना, 144, 44 में से 52 घटा दीजिए, 92 यूनिट कार्य तक तीनों एक साथ थे और तीनों मिलके कितना करते हैं, 23। तो 92/23 का मतलब 4 दिन में आपका कार्य कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी आपका टाइम एंड वर्क का ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है कि एक्स ए जो है वो एक सेट है एक्स, ठीक है, जिसमें टोटल 20 पाइप है। एक्स सेट है जिसमें टोटल 20 पाइप है, ठीक है, और वो 70% टैंक को 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 7/10 कितने देर में फिल करता है, 14 मिनट में फिल करता है। तो मतलब इसका निकलता है कि कुल जो टंकी होगी उसको अगर फिल करना पड़े तो उसको 20 मिनट का वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा, 20 मिनट का वक्त लगेगा। ठीक है, वाई जो है उसके पास टोटल कितना सेट है, 10 पाइपों का सेट है। वाई 10 पाइपों का सेट है और वो 3/8 भाग कितने देरी में फिल करता है, 6 मिनट में फिल करता है। तो 6 मिनट का मतलब ये भाई साहब 16 मिनट में टंकी को फिल करते हैं। और वहीं जो तीसरा सेट है जेड, उसमें 16 पाइप है और वो एम्प्टी करता है, खाली करता है आधा, हाफ मतलब आधा, कितने मिनट में, 20 मिनट में। टंकी आधा टंकी खाली कर देता है 20 मिनट में। तो जो जेड है उसके पास 16 पाइप का सेट है और वो आधा करता है टंकी खाली। ध्यान रखिएगा ये नेगेटिव वर्क को है, खाली कर रहा है तो, ठीक है, कितने मिनट में, 20 मिनट में। तो टोटल कितना टाइम लगेगा इसको, 40 मिनट का टाइम लगेगा। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, अभी मैंने कहा कि कभी भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के एलसीएम निकाल लो। 20, 60, 40 का एलसीएम निकाल लोगे, 80 आ जाएगा। मतलब पर मिनट ये कितना कर रहा है, 4 यूनिट पर मिनट। ठीक है, ये कितना कर रहा है, ये कर रहा है आपका 5 यूनिट पर मिनट और ये कितना कर रहा है आपका 2 यूनिट पर मिनट। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में करने के लिए क्या कहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ हाफ ऑफ द पाइप्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड, अगर एक्स के आधे पाइप को क्लोज कर दे। अब जरा मुझे बताओ, एक्स में टोटल 20 पाइप है, 20 पाइप मिलके 1 मिनट में 4 यूनिट टंकी भरता है। तो अगर मैं इसको आधा कर दूं, आधा करने का मतलब अगर मैं इसको 10 पाइप का सेट बना दूं तो वो तो मात्र 2 यूनिट ही पाइप फिल कर, 2 यूनिट ही टंकी फिल कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। एंड कहता है ओनली हाफ ऑफ द पाइप सेट वाई आर ओपन, और वाई के सेट का आधा पाइप ओपन करना है। इसका दूसरा मतलब तो ये निकल रहा है कि आधा सेट, आप वाई का जो सेट है उसका आधा पाइप बंद कर दो। तो वहां से अगर ये 10 पाइप है तो मतलब अगर मैं 5 पाइप ओपन करूं और ये उस समय 5 यूनिट पर मिनट फिल कर रहा था, इसका मतलब ये तो मात्र 2.5 यूनिट पर मिनट फिल करेगा। ठीक है, और आगे कहता है कि जेड के सारे पाइप को ओपन कर दो और देखो कि 50% टंकी फिल करने में कितना टाइम लगता है। तो भैया अगर मैं इसके सारे ओपन कर दूंगा तो ये तो 2 मिनट ही लेगा। पर अब यहां पे ध्यान रखना, ये नेगेटिव वर्क इसलिए मैंने माइनस लगाया। ठीक है, देखो ये जो भाई साहब है ये 2 मिनट पॉजिटिवली फिल करता है, ये 2.5 फिल करता है यूनिट में और ये 2 यूनिट खाली कर देती है। तो रिजल्टेंट फिल कितना हो रहा है पर मिनट, मात्र पर मिनट 2.5 यूनिट फिल हो रहा है। कितना फिल हो रहा है, 2.5, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, तो इसने 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, 2.5 पॉजिटिवली फिल हो रहा है। ठीक है बेटा, अब यहां पे एक चीज समझना, टोटल आपने जो एलसीएम निकाला था वो 80 यूनिट था, मतलब आपके अकॉर्डिंग टैंक की कैपेसिटी 80 यूनिट की थी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है 50% ही फिल करना है, मतलब मात्र मुझे 40 यूनिट फिल करना है। और 40/2.5 को अगर मैं सॉल्व करूं तो डेसिमल हट के चला जाएगा ऊपर 0, 25 के टेबल में एक बार में, 25 के टेबल में 16 बार में।
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 मिनट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 16 मिनट। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिकैप करके जरूर देखिए। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो देन वी विल हियर, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस अलग से बनाकर प्रोवाइड कर देंगे। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।